नमस्कार बंधुगण, दिनक 4 बाजि रहल छै और ओजुका ई दोसर वीडियो लऽ कऽ हम अपने सभक सामने प्रस्तुत छी। आइ भोरमे मिथिला राज्य आंदोलन और ओकर राजनीतिक विश्लेषण पर श्री रामबाबू शर्मा के रिसर्च पेपर पर आधारित एकटा पत्र प्रस्तुत केलहुँ। हम पत्र की प्रस्तुत केलहुँ, जे ओ लिखने छथि वएह हूबहू पढ़लहुँ। एखन हम लऽ के आयल छी एकटा और रिसर्चर छथि, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, हथलेटवा, कमलाबाड़ी, जयनगर, जे मधुबनी जिलामे छै, ओतुका रहनिहार छथि। नवंबर-दिसंबर 2018 में ई एकटा रिसर्च पेपर अपन प्रस्तुत केला, जे लगभग 500 पृष्ठ से बेसी के छै। ओही पर आधारित एकटा और रिसर्च पेपर जकर शीर्षक छै मिथिला के प्रमुख नरेश एवं उनके द्वारा संरक्षित साहित्यकार। आइ हम एखन हम उनकर वह पत्र पढ़ जा रहल छी। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव सारांश में लिखे छथि, यह सत्य है कि मिथिला की प्रसिद्धि राजाओं की तलवार की धार के कारण कभी नहीं रही, बल्कि यह विद्या बुद्धि के कारण जगत में विख्यात रही है। विदेह राजकुल के समय में भी शस्त्र से अधिक शास्त्र पर जोर रहा। फिर भी विदेह राज द्वारा मथुरा नरेश संकाश्य की पराजय और अन्य कई वृतांतों में मिथिला नरेशों के बाहुबल की बात भी सामने आती है। आगू प्रस्तावना में लिखे छथि, नान्यदेव ने सन 1097 ईस्वी में मिथिला में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्यान से सुन रहे। नान्यदेव ने सन 1097 ईस्वी में मिथिला में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये कर्नाट वंश के थे और इस वंश का शासन मिथिलांचल में 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक रहा। तत्पश्चात 1355 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक मिथिला में ओइनवार वंश का शासन रहा। इस वंश के प्रथम शासक पंडित कामेश्वर ठाकुर थे, जो ओइनवार मूल के कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसलिए कामेश्वर ठाकुर के राजकुल को ओइनवार राजवंश कहा जाता है। सन 1556 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक मिथिला में खंडवला राजकुल का शासन रहा। सन 1556 ईस्वी में कामेश्वर ठाकुर ने मिथिला में खंडवला राजवंश की नींव रखी। महेश ठाकुर के पूर्वज संकर्षण के खंडवा ग्राम में निवास करते थे। इस कारण उनका राजवंश खंडवला या खंडवाला कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार मिथिला में सन 1097 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक 3 राजवंशों का शासन रहा। श्रीधर मिथिला के ही निवासी नरंगवाली कर्णकायस्थ थे। नान्यदेव के साथ जुड़ने से पूर्व वे सेन साम्राज्य में महामांडलिक थे। इन्होंने नान्यदेव के सामंत चूड़ामणि, महामत्तक, महामात्य तथा महाधर्माधिकरणिक जैसे पदों को सुशोभित किया। इन दोनों प्रतियों के मणिकांचन संयोग से मिथिला में स्वर्ण युग की सरिता बहा दी। श्रीधर ने लक्ष्मण सेन के महामांडलिक काल में सदुक्ति कर्णामृत का प्रणयन किया था। साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 2007 ईस्वी में पंडित राधा बल्लभ त्रिपाठी के संपादक में इसे प्रकाशित कराया है। 5 प्रवाह और 476 वीचियों में 500 से अधिक कवियों के रस सिद्ध 2380 श्लोकों का सुगुम्फन श्रीधर के असाधारण संपादकत्व को रूपायित करता है। एक विषय पर एक साथ कई कवियों की रचनाएं एक जगह इस तरह सुगुम्फित हैं कि इसका पूर्ण परिपाक हो जाता है। कालिदास, वल्लन, गोवर्धन, राजशेखर, रुदट, धोई, अमर सिंह,
उमापति प्रभृति लगभग 500 कवियों की रचनाओं का एक जगह रसास्वादन विलक्षण अनुभव है। श्रीधर विविध विद्या विशारद, प्रचंड तेजस्वी, अनुपम कूटनीतिज्ञ, अद्भुत योजनाकार, समरांगन श्रेष्ठ योद्धा, विशिष्ट ज्योतिर्विद, निष्कलंक न्यायकर्ता, उत्कृष्ट वास्तुविद, काव्यकला कुशल कवि, संगीत सरिता मर्मज्ञ, निपुण चित्रकार, अद्वितीय व्यवस्थापक के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। मिथिलांचल के इस वरदपुत्र को अपर चाणक्य कहा जाए तो अत्युक्ति न होगा। नान्यदेव की आज्ञा से वासुदेवोपाध्याय ने शांति पौष्टिक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। वासुदेवोपाध्याय के पुत्र दिवाकर तथा प्रभाकर उदयन की रचनाओं के आदि व्याख्याकार हुए। राम सिंह देव नान्यदेव की चौथी पीढ़ी के मिथिला नरेश थे। राम सिंह देव के शासनकाल में सिर्फ मिथिला ही विदेशी एवं विधर्मी मुसलमानों के आघातों से बची हुई थी। आक्रमणकारियों के प्राबल्य से अन्य प्रदेशों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, जहाँ से विद्या व्यसनी, साहित्य सेवी, संस्कृतज्ञ, मनीषी समुदाय शांति एवं सुव्यवस्था की खोज में तथा जीविकोपार्जन हेतु मिथिला के राज दरबार में आकर आश्रय प्राप्त किए। इस प्रकार परिस्थिति वश ही सही उत्तर भारत के लगभग सभी स्थानों के संस्कृतज्ञ एवं साहित्य सेवी विद्वान भूपति राम सिंह देव की राजसभा की शोभा बढ़ा रहे थे। परिणाम स्वरूप उस काल में मिथिला में संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत की अन्य विधाओं में काफ़ी उन्नति हुई। राम सिंह देव स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे और विद्वानों का आदर करते थे। उनके शासनकाल में अनेक अमर साहित्यिक ग्रंथों का सृजन हुआ। उनके मंत्री श्री कारा आचार्य ने व्याख्या अमर्त नामक ग्रंथ लिखे। राम सिंह देव के देखरेख में रत्नेश्वर मिश्र ने रत्न दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। उनके शासनकाल में वैदिक एवं स्मार्त धर्म के पोषक निगूढ़ दर्शनों पर विवेचनापूर्ण कई भाष्य की रचना की गई। कर्नाट कुल में हरसिंह देव बहुत प्रसिद्ध भूपति हुए थे। इनका शासनकाल 1303 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक रहा। हरसिंह देव वीर योद्धा एवं रणकुशल सेनानी थे। वे विद्या तथा कला के पोषक और निर्माता थे। उनके शासनकाल में अनेक अमर ग्रंथों की रचना की गई। देवादित्य के पुत्र वीरेश्वर ने आहिने कोद्वार तथा गंगा पत्तलक की रचना की। सन 1314 ईस्वी में हरसिंह देव के विद्वान मंत्री चंडेश्वर ठाकुर ने स्मृति रत्नाकर नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जो 7 खंडों में विभाजित था। इसलिए इन्हें सप्त रत्नाकर माना जाता है। ये रत्नाकर हैं कृत्य रत्नाकर, दान रत्नाकर, व्यवहार रत्नाकर, शुद्धि रत्नाकर, पूजा रत्नाकर, विवाद रत्नाकर तथा गृहस्थ रत्नाकर। अन्य ग्रंथों में कृत्य चिंतामणि तथा राजनीति रत्नाकर भी प्रसिद्ध हैं। चंडेश्वर की पत्नी लखिमा ठकुराइन स्वयं विदुषी थी। इनके पद्य सुभाषित संग्रह, विद्याकर सहस्त्रक, रसकल्पद्रुम में लख्या के नाम से मिलते हैं। इस प्रकार चंडेश्वर ठाकुर ने धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक आदि सभी विषयों पर ग्रंथों का प्रणयन किया। इन सभी ग्रंथों की रचना उन्होंने अपने भूपति हरसिंह देव की आज्ञा से की। हरसिंह देव के अन्य मंत्री गणेश्वर ने सुगति सोपान ग्रंथ की रचना की। इनके समय में कवि शंकराचार्य ज्योतिरीश्वर ने कामशास्त्र संबंधी पंचशायक तथा धूर्त समागम नामक प्रहसन लिखा, किंतु ज्योतिरीश्वर की अमर कीर्ति का आधार उनका वर्ण रत्नाकर है। भूपति हरसिंह देव के समय में ही इतिहास प्रसिद्ध पंजी प्रथा उद्भूत हुई। हरसिंह देव ने बलिया के मंगलधर मिश्र तथा शंकराढ़ी के कुलपति झा प्रभृति संकलनकर्ताओं के सहयोग तथा चंडेश्वर के निर्देशन में रघुदेव झा द्वारा पंजी प्रबंध का निर्माण कराया। यह पंजी प्रबंध मैथिल ब्राह्मणों और कर्ण कायस्थों में लोकप्रिय हुआ। कालांतर में इसकी लोकप्रियता कम हो गई। कर्ण कायस्थों में आज भी विवाह पद्धति इसी पर आधारित है। विद्वत्ता की दृष्टि से कर्नाटकाल 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी के विहंगावलोकन से एक बार पुनः जनक काल का स्मरण हो आता है।
जिस प्रकार उस काल में राजा और राजगुरु में कौन उच्चतर ब्रह्मवेत्ता है, इस पर शंका रहती थी, कुछ ऐसी ही कर्नाट काल के लिए भी कही जा सकती है। इस काल के नरेश भी विद्वान थे, किंतु पलड़ा राजगुरुओं या मंत्रियों का ही भारी नजर आता है। चिंतन का यह विषय ही उद्घाटित करता है कि कर्नाट राजा भी परम गुणी थे और मैथिल विद्वत परंपरा इस काल में काफी विकसित हुई। कीर्ति सिंह ओइनवार वंश 1355 से 1526 ईस्वी की चौड़ी पीढ़ी के मिथिला नरेश थे। कीर्ति सिंह महापराक्रमी तथा विद्वानों का आदर करने वाले थे। उन्हें राय गुरु के विरुद्ध से विभूषित किया गया है। इनके शासनकाल में साहित्य के सृजन में आशातीत वृद्धि हुई। विश्व प्रसिद्ध कवि विद्यापति उनकी राज्यसभा की शोभा थे। उनकी राज्यसभा में कविवर विद्यापति के अतिरिक्त अन्यान्य विद्वान लेखकों में महान मैथिल कवि दामोदर मिश्र का नाम प्रसिद्ध है। विद्यापति ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कीर्तिलता का प्रणयन उनके शासनकाल में ही किया था। वह ग्रंथ मिथिलापति कीर्ति सिंह की विमल कीर्ति एवं सुयश का अद्यावधि जीता जागता स्मारक है। मनीषी प्रवर श्री दामोदर मिश्र ने वाणी भूषण नामक ग्रंथ का निर्माण किया था। राजा भवसिंह के शासनकाल में अनेक साहित्य सेवी, मेधावी एवं कलाविद विद्वान हुए। उनके शासनकाल में महान मैथिल दार्शनिक गंगेश उपाध्याय का आविर्भाव हुआ था। वे न्यायशास्त्र के ज्ञाता होने के साथ ही मीमांसक भी थे। उन्होंने न्याय तत्व चिंतामणि की रचना की थी, जो आज भी न्याय विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। विज्ञ मुरारी कवि भवसिंह के सभासदों में से थे, जिन्होंने शुद्धि निबंध नामक ग्रंथ की रचना की। हास्य रस के अवतार महाविनोदी एवं परम पंडित गोनू झा भी भवसिंह के काल में ही हुए थे। मिथिला के घर घर में आज भी गोनू झा की विनोद प्रियता की कथाएं प्रसिद्ध एवं प्रचलित हैं। अपने ग्रंथों में विद्यापति ने भवसिंह का प्रायः भवसिंह नाम से ही वर्णन किया है, जो उनका पूरा नाम था। उन्होंने विभाग सार में राजा का छोटा नाम भवेश अंकित किया है। वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रंथ गंगाकृत्य विवेक में तथा मिश्रू मिश्र ने विवाद चंद्र में राजा भवसिंह का छोटा नाम भवेश लिखा है। भवसिंह की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ राजकुमार देवसिंह मिथिला के सिंहासन पर 1410 ईस्वी में विराजमान हुए तथा 1413 ईस्वी तक शासन किए। महाराज देवसिंह उच्च कोटि के दानवीर थे। विद्यापति ने अपने ग्रंथ पुरुष परीक्षा में देवसिंह को महान योद्धा बताया है। उन्होंने अपने ग्रंथ शैव सर्वस्व सार में भी राजा को पराक्रमी वीर बताया है। महाराज देवसिंह बहुत उदार, कलाप्रिय एवं विद्वानों का आदर करने वाला तथा आश्रयदाता था। देवसिंह की राजसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी, जिसमें विद्यापति, श्रीदत्त, हरिहर तथा धर्माधिकारी महामहोपाध्याय वर्धमान उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। कविश्रेष्ठ विद्यापति देवसिंह के पिता भवसिंह तथा उनके पुत्र शिवसिंह के भी समकालीन थे। देवसिंह की आज्ञा से विद्यापति ने भूप परिक्रमा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था। इस ग्रंथ में बलदेव के नैमिषारण्य से जनकपुर तक की यात्रा का वर्णन है। मार्ग में उनको छोटी छोटी उपदेशप्रद कहानियां भी कही गई थी। उसका भी समावेश उक्त ग्रंथ में है। महाराज की सम्मति तथा विद्यापति की आज्ञा से श्री दत्त ने एक अग्निदान पद्धति नामक स्मार्ट ग्रंथ का संकलन किया। श्री दत्त ने पुरस्कारण पद्धति तथा अवस्थपाधान पद्धति की भी रचना इन्हीं के शासनकाल में की। मुरारी कवि के पितामह हरिहर देवसिंह के न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश थे। गंगेश उपाध्याय ने स्मृति तत्वामृत नामक अमूल्य ग्रंथ का सृजन भी उनकी राज्यसभा में रहकर ही किया था। जनश्रुति के अनुसार देकुली में अवस्थित वर्धमानेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर का निर्माण धर्माधिकारी महामहोपाध्याय अभिनव वर्धमान उपाध्याय ने करवाया था तथा शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की थी। वहाँ अब भी एक प्रस्तर स्तंभ है, जिस पर निम्नांकित छंद उत्कीर्ण है। जातो वंशे विल्व पंचाभिधाने धर्माध्यक्षो वर्धमानो भवेशांत। शिवसिंह मिथिला के सिंहासन पर 1413 ईस्वी में विराजमान हुए। वे मिथिला के सिंहासन पर बैठकर केवल 3 वर्ष 9 महीने शासन किए। वे ओइनवार कुल के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। राजा शिवसिंह शूर एवं पराक्रमी होने के साथ ही
अति उदार, दानी, विद्या व्यसनी, कला कौशल के पोषक, विद्वानों के आश्रयदाता एवं निर्माण प्रिय नरेश थे। उनकी राजसभा अनेक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों, कवियों एवं लेखकों से सुशोभित थी। संस्कृत, अपभ्रंश तथा पुरानी मैथिली के अनेक ग्रंथ इनके काल में प्रणीत हुए। साहित्य की उन्नति इस काल में चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इस काल को भी मिथिला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। विद्यापति ने शिवसिंह के आश्रम में रहकर अनेक ग्रंथों का सृजन किया। विद्यापति शिवसिंह के अति प्रिय पात्र और राज पंडित थे। उन्होंने शिवसिंह की आज्ञा से पुरुष परीक्षा की रचना की। उनकी कीर्ति पताका भी शिवसिंह के कीर्ति कलाप एवं सुयश गान से ओतप्रोत तथा परिपूर्ण है। अमर कवि विद्यापति की पदावली में शताधिक पदों में शिवसिंह का नाम उनकी प्रिय रानी लक्ष्मा देवी के साथ आया है। विद्यापति ने उनकी कीर्ति को अपने ललित एवं भावपूर्ण मनोहर पदों द्वारा अमर बना दिया। आज भी तिरहुत तथा मिथिला के असंख्य आबाल वृद्ध नर नारियों की जिह्वा पर कवि के मनोमुग्धकारी गीत नृत्य करते दृष्टिगत होते हैं। ईश भजन, हरि कीर्तन, यज्ञोपवीत अथवा विवाहोत्सव, सब में विद्यापति अपने पदों के साथ उपस्थित पाए जाते हैं। राजा शिवसिंह के मंत्री महामनीषी प्रवर अच्युत ठाकुर ने मधुमती नामक ग्रंथ काव्य प्रकाश के भाष्य के रूप में लिखा। शिवसिंह की पटरानी लक्ष्मा रानी भी भारतवर्ष की महामनीषिनी महिलाओं में एक थी। शिवसिंह की राजसभा में दार्शनिक विचारों का स्रोत सदा प्रवाहित होता रहता था। वहाँ के विद्वान सतत शास्त्र चिंतन एवं मनन में तत्पर रहा करते थे, जिसका प्रचार जनपद में स्वभावतः होता रहता था। परिणाम स्वरूप वैदिक, शास्त्रीय एवं स्मार्त साहित्य की समृद्धि एवं उन्नति उस काल में विशेष रूप से हुई। शिवसिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी लक्ष्मा रानी 1416 ईस्वी से 1428-29 ईस्वी तक मिथिला के सिंहासन से शासन की। शिवसिंह प्रिया लक्ष्मा रानी अत्यंत विदुषी होने के साथ साथ चुभती हुई कविता करने वाली महिला रत्न थी। इनकी कई रचना विद्वत मंडली में ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। उनकी प्राप्य संस्कृत कविताओं को मिथिला का विद्वत समाज बड़े ही चाव से पढ़ता है। अपने पति के समान ही वह विद्यापति की आश्रयदात्री तथा समादर करने वाली थी। कवि कोकिल विद्यापति ने भी अंतिम सांस तक संपत्ति एवं विपत्ति में बराबर एक भाव से उनका साथ दिया और अपने ललित पदों के द्वारा उनके नाम को राजा शिवसिंह देव के नाम के साथ अमर बना दिया। विश्वास देवी 1430 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक मिथिला के सिंहासन पर आसीन रहीं। वह लक्ष्मा रानी के समान विदुषी नहीं थी, परंतु वह भी विद्या प्रेमी तथा विद्वानों को आश्रय देने वाली शासिका थी। उनके आश्रय में रहकर कवि कोकिल विद्यापति ने शैव सर्वस्व सार का लेखन किया तथा शैव सर्वस्वासार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह एवं गंगा वाक्यावली नामक ग्रंथों का भी प्रणयन किया था। ये ग्रंथ विश्वास देवी की प्रशस्तियां एवं श्लाघन से परिपूर्ण है। नरसिंहदेव 1444 ईस्वी में मिथिला के सिंहासन पर आसीन हुए। विद्यापति ने अपने ग्रंथ दुर्गा भक्ति तरंगिणी में नरसिंह को महान योद्धा, महादानी एवं महामनीषी बताया है। इन्होंने राजाज्ञा से न्यायिक कार्यवाही संबंधी पुस्तक विभाग सार लिखी थी, जिसके अनुसार ही पथ प्रदर्शिका संहिता थी। नरसिंह के आश्रम में विद्वान सुधाकर ने ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ रत्नावली तथा व्याकरण एवं तर्कशास्त्र पर पुस्तकें लिखी थीं। धीर सिंह 1460 ईस्वी से 1462 ईस्वी तक मिथिला के सिंहासन पर विराजमान रहे। राजा धीर सिंह अपने पूर्वजों की भांति दानी, विद्या एवं कला के पोषक थे। वे विद्वानों और कवियों के आश्रयदाता तथा आदर करने वाले थे। इनकी राजसभा अनेक लब्ध प्रतिष्ठ कवियों, लेखकों एवं पंडितों से सुशोभित थी। महामहोपाध्याय सुधाकर के पुत्र रत्नेश्वर, महामहोपाध्याय रुचि मिश्र, महामहोपाध्याय वटेश्वर, मधुसूदन मिश्र, द्वैत निर्णय के प्रसिद्ध प्रणेता पंडित वाचस्पति मिश्र, महामहोपाध्याय नरहरि झा, मुख्य न्यायाधीश धर्माधिकारिणिक जगद्धर आदि मनीषी प्रवर अपनी ज्ञान प्रभा से उसके राजप्रासाद को ज्योतित कर रहे थे। इन विद्वानों ने अपनी अमर कृतियों से संस्कृत साहित्य के भंडार को अनेकशः साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रंथ रचनों की रचना कर भर दिया। धीर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका अनुज भैरव सिंह राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए।
भैरव सिंह मिथिला में शिव सिंह के बाद ओहिनवार वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। इनका शासनकाल संस्कृत विधा के विकास हेतु स्वर्णयुग माना जाता है। इनके शासनकाल में अनेक दार्शनिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक ग्रंथों की रचना हुई। भैरव सिंह के आश्रय में रुचिपति ने अनर्गराघव टीका का लेखन पूरा किया था। विद्वत चूड़ामणि अभिनव वाचस्पति मिश्र ने व्यवहार चिंतामणि, विवाद चिंतामणि, कृत्य महार्णव, महादान निर्णय, द्वैत निर्णय, कृत्य चिंतामणि, द्वैत चिंतामणि तथा कई अन्य ग्रंथों का प्रणयन उनके शासनकाल में समाप्त किया। इनके ही शासनकाल में परम प्रसिद्ध पंडित पक्षधर मिश्र ने नव्यन्यायालोक तथा तिथि चंद्रिका तथा वर्धमान उपाध्याय ने दंड विवेक ग्रंथ लिखे। राजा भैरव सिंह देव की मृत्यु के उनके पुत्र रामभद्र सिंह देव मिथिला के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तो लगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। राजा भैरव सिंह देव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र रामभद्र सिंह देव मिथिला के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अपने पिता के समान ही रामभद्र सिंह देवदानी प्रियदर्शी, सुधी समाज का तोषक एवं संस्कृत विद्या का पोषक था। मनीषी प्रवर महापंडित वाचस्पति मिश्र ने स्मार्तों को आनंद देने वाला अपना अंतिम स्मृति ग्रंथ पितृभक्ति तरंगिनी नामक का प्रणयन उनके आश्रय में रहकर किया था। राजा रामभद्र सिंह देव से प्रेरणा पाकर विद्वान वर्धमान ने गंगाकृत विवेक एवं अन्यान्य ग्रंथ तथा पंडित विभाकर ने द्वैत विवेक की रचना की थी। वाचस्पति मिश्र के आदर्श विद्वान पुत्र नरहरि मिश्र ने भी रामभद्र सिंह देव के शासनकाल में ही अपनी अलौकिक प्रतिभा से मिथिला को चमत्कृत किया था। मिथिला में ओहिनवार राजकुल के शासन का अंत 1526 ईस्वी में हुआ। खंडवला राजकुल के संस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर को 1556 ईस्वी में मिथिला का राज्य प्राप्त हुआ था। सन 1526 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी के बीच मिथिला का इतिहास पूर्ण रूपेण ज्ञात नहीं है। महेश ठाकुर सिर्फ एक शासक ही नहीं अपितु उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्हें वैदुष्य के बल पर ही मिथिला राज्य प्राप्त हुआ था। वे प्रसिद्ध विद्वान पक्षधर मिश्र के शिष्य थे। महेश ठाकुर ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्होंने अकबरनामा का संस्कृत में सर्वदेश वृतांत संग्रह नाम से अनुवाद किया। वाह। मिथिला के विद्वान डॉक्टर सुभद्र झा के संपादकत्व में यह पुस्तक प्रकाशित है। महेश ठाकुर ने गंगेश के चिंतामणि पर पक्षधर के आलोक पर दर्पण लिखकर पुत्र गोपाल ठाकुर को समर्पित किया। महेश ठाकुर द्वारा विरचित अन्य ग्रंथ हैं दयासार, तिथि तत्वा चिंतामणि तथा अतिचार निर्णय। प्रसिद्ध धौत परीक्षा का आरंभ महेश ठाकुर के ही समय में हुआ था। महेश ठाकुर की मृत्यु के पश्चात सन 1569 ईस्वी में गोपाल ठाकुर मिथिला के सिंहासन पर विराजमान हुए। गोपाल ठाकुर स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे। अकबर का शाही दरबार उनकी योग्यता तथा प्रबंधन कौशल का कायल था। इनके अनुज परमानंद ठाकुर को मिथिला पंजी में राजर्षि परमानंद के रूप में अभिहित किया गया है। राजर्षि परमानंद ने सिद्धांत सुधा, तिथिपत्र सारणी, भगभिन्नडवा आदि ग्रंथों की रचना की। सोन कवि मिथिला नरेश गोपाल ठाकुर के दरबारी कवि थे, जिन्होंने अनेक काव्यों की रचना की। महीनाथ ठाकुर ने 1668 ईस्वी से 1690 ईस्वी तक मिथिला के राज सिंहासन को सुशोभित किया। वे साहित्य तथा संस्कृति के महान संरक्षक थे। इनके शासनकाल में खंडवला कुल ने अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। इन्हीं के शासनकाल में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मिथिला राज्य का बंटवारा नहीं होगा तथा उसी के अनुरूप राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नियम भी बना दिए गए। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि लोचन रहते थे, जिन्होंने राज तरंगिणी तथा नैषध काव्य की रचना की। सन 1701 ईस्वी में महीनाथ ठाकुर के भतीजा तथा नरपति ठाकुर के पराक्रमी पुत्र राघव ठाकुर सिंह की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराज दरभंगा के खानदान के लोगों में पहले पहल राघव सिंह को राजा की उपाधि बादशाह औरंगजेब के द्वारा मिली थी। राघव सिंह तथा बेतिया नरेश ध्रुव सिंह के बीच हुए युद्ध का वर्णन उनके एक दरबारी कवि राय कवि ने किया है। इस युद्ध में राघव सिंह ने ध्रुव सिंह को पराजित किया था।
इनके शासनकाल में उजान के कल्याण झा ने शिव प्रतिष्ठा पद्धति बनाई, जिसके आधार पर राघवेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इनके ही समय में हरिहर ने भर्तृहरि निर्वेद नाटक, हरिहर सुभाषित तथा प्रभावती परिणय नामक नाटक की रचना की। राजा राघव सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र विष्णु सिंह राज्य का उत्तराधिकारी हुए और इन्होंने 1739 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक मात्र 4 वर्ष मिथिला पर शासन किए। विष्णु सिंह के निधन के पश्चात उनके अनुज नरेंद्र सिंह सन 1743 ईस्वी में मिथिला के सिंहासन पर विराजमान हुए। मिथिला नरेशों में नरेंद्र सिंह जैसा शूरवीर और विजेता कोई दूसरा नहीं हुआ। मिथिला के महाराज नरेंद्र सिंह का शासनकाल 1743 से 1760 ईस्वी मिथिला के लिए स्वर्णिम था। मिथिला के महाराज नरेंद्र सिंह जहां अस्त्र शस्त्र के सक्षम संधारक थे, वहीं साहित्य शास्त्र के अनुरागी साधक भी थे। काली और सरस्वती भगवती के ये दोनों रूप उनमें साकार थे। अपने शासनकाल में इन्होंने 4 युद्ध किए और सभी युद्धों में विजय प्राप्त किए। इन सभी युद्धों में कंदर्पी घाट का युद्ध हुआ, जो 4, 5, 6 तथा 7 अक्टूबर 1753 ईस्वी को हुआ, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कंदर्पी घाट की लड़ाई का चाक्षुष वर्णन मंगरौनी निवासी लाल कवि ने अपनी रचना कंदर्पी घाट की लड़ाई में किया है, जिसका प्रकाशन राजप्रेस दरभंगा द्वारा 1927 ईस्वी में किया गया। मिथिलांचल के साहित्य सागर में कंदर्पी घाट का दूसरा चाक्षुष विवरण गोपाल कविकृत श्रीमद् खंडवला कुल विनोद में आद्योपांत उपलब्ध है। इस कृति का प्रकाशन राजा दरभंगा द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। महाराज नरेंद्र सिंह जितने पराक्रमी थे, उतने ही साहित्य के प्रेमी भी। वे ईश कवि, चंद्र कवि, गोपाल कवि, गौरी कवि, लाल कवि प्रभृति विद्वानों के आश्रयदाता थे। ईश कवि ने इन पर नरेंद्र विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोपाल कवि ने श्रीमद् खंडवला कुल विनोद के अतिरिक्त काव्य मंजरी तथा काव्य प्रदीप की रचना की थी। रमापति झा ने रुक्मिणीहरण नाटक नरेंद्र सिंह के संरक्षण में लिखा था। कवि शेखर मंजन, चक्रपाणी एवं निधि ने भी नरेंद्र सिंह के पिता राघव सिंह और अग्रज विष्णु सिंह के साथ नरेंद्र सिंह का भी संरक्षण पाया था। मनबोध ने कृष्ण जन्म की रचना इन्हीं के शासनकाल में की थी। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह 1879 ईस्वी में मिथिला के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह अत्यंत विद्यानुरागी, कला तथा संस्कृति के पोषक और विद्वानों के संरक्षक थे। महामहोपाध्याय कन्हाई झा, नैयायिक प्रवर बबूजन झा, वैयाकरण हली झा, नैयायिक विश्वनाथ झा, महामहोपाध्याय श्री चित्रधर मिश्र, वैयाकरण हर्षनाथ झा, वैयाकरण केदारनाथ झा अघरी, वैयाकरण श्री कृष्ण मिश्र, नैयायिक चुम्बे झा, नैयायिक श्रीनाथ झा, रिद्धिनाथ झा, नैयायिक केदार भट्टाचार्य, महामहोपाध्याय पंडित शिव कुमार मिश्र, वैदिक युगल किशोर पाठक तथा कविकुल भूषण चंदा झा प्रभृति विद्वान महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के राज्याश्रित थे। निष्कर्ष: उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मिथिला के कर्नाट वंश 1097 से 1324 ईस्वी, वैनवार वंश 1355 ईस्वी से 1526 ईस्वी, खंडवला वंश 1556 से 1962 ईस्वी के लगभग सभी नरेशों ने अपने अपने समकालीन साहित्यकारों, विद्वानों तथा मनीषियों को राज दरबारों में उच्च स्थान प्रदान किए, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। साहित्यकारों तथा विद्वानों से सुशोभित राज दरबार नरेशों के लिए गर्व का पर्याय हुआ करता था। परिणामक स्वरूप मिथिलांचल की धरती दर्शन, भक्ति, श्रृंगार रस और वीर रस से संबंधित साहित्य को समृद्ध करने में अग्रणी रही। अब ई पत्र खत्म भेल। एहि पत्र का वीडियो के रूप में प्रस्तुत करबाक उद्देश्य दूटा छ। पहिल, बहुत कम बहुत चर्चा होइत रहै छै चारू कात जे मिथिला के इतिहास की छै। एहि पत्र में मिथिला का संक्षेप में इतिहास, जे आधुनिक इतिहास जकरा कहल जा सकैए, और ओहि दौरान मिथिला में जे साहित्य सृजन भेल, चाहे वो धार्मिक साहित्य होय, चाहे वो राजनीतिक साहित्य होय,
ओकर जे सृजन भेल और ओकर सृजनकर्ता के छथि, कोन कोन पुस्तकक रचना भेल, एक संगे बहुत रास चीज अहाँके संदर्भके रूपमे भेट जाइए। अब जेना ई संदर्भ ग्रंथके रूपमे नाम लिखने छथि, एकटा किताब छै सहदेव सुषमा, पंडित सहदेव झा स्मृति ग्रंथ। एकर संपादक छथि डॉक्टर रंगनाथ चौधरी। दोसर एकटा जे किताबके हम बेर बेर पढ़ैत रहै छी, मिथिला का इतिहास, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा। तेसर छै हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, जकरा श्याम नारायण सिंह संपादित केने छथि। तहिना एकटा छै मिथिला तत्व विमर्श, परमेश्वर झा। और जबरदस्त किताब छै एकटा आईना ए तिरहुत, बिहारी लाल फितरत नामक व्यक्ति लिखने छथि। संपादक छथि हेतुकर झा और प्रकाशक छथि महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन वास्तवमे बहुत रास किताबके प्रकाशित केला। तऽ बनल रहू अहिना, और अहिना हम धीरे धीरे मिथिलासँ सम्बन्धित जे जानकारी छै ओ हम अहाँ सभक बीच आनैत रहब, और संगे किछु नव नव गप समय समय पर होइत रहतै। तऽ कहियो जय मिथिला, जय मैथिली और वंदे मातरम।